गाइस आप लोगों को स्क्रीन मेरी यस सर। ओके। तो ये पार्ट भी मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, इसको मैं ठीक है प्रोवाइड कर दूंगा उस पर, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक बचा था वो देख लो जरा, क्योंकि फिर से स्ट्रीमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। देखो आपका बचा था स्ट्रिक्ट एफपी। स्ट्रिक्ट एफपी का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारा कोई भी लॉजिक, चाहे वो जावा हो चाहे कोई भी लैंग्वेज, अभी हम जावा पढ़े, जावा की बात कर ले रहे हैं, हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी लॉजिक के अंदर अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाली कोई ऑपरेशन होती है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के ऊपर कोई अगर ऑपरेशन कर रहे हैं किसी लॉजिक में, किसी लाइन में जावा के थ्रू, तो वहां पे उसके जो आउटपुट होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर किसी मेथड के अंदर आपने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसको डिवाइड कर दिया 10 डिवाइड बाई 3 से, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग आंसर आएगा उसका। 3.333333 हो सकता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेसिमल पॉइंट के बाद 10 नंबर तक या 10 प्लेस तक आपकी 3 वैल्यू आए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेसिमल पॉइंट्स के बाद हो सकता है कि 15 प्लेस तक आपका 3 आए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है डेसिमल पॉइंट्स के बाद 4 या 5 प्लेस तक आपका 3 आए। तो हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो अलग अलग जेवीएम के अकॉर्डिंग, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू मिलता है। बट तो हम ऐसा चाहते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी मेथड के अंदर आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं ना गाइस, ये जो फाइनल वगैरह मैंने जो भी कुछ आपके सामने प्रैक्टिस किया वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है विथ एग्जाम्पल, कोडिंग एंड साथ ही साथ एक एक टॉपिक जो भी मैंने बोला आपको, सारी के सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप इसको पढ़ोगे, मेरी गारंटी पूरा समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, क्लास क्या होता है, इलीगल वाला भी अभी हम चीज देख लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना, फाइनल वगैरह भी देख लेंगे। हाँ स्ट्रिक्ट एफपी पे आ जाओ। देखो लिख रहा है इंट्रोड्यूस इन जावा के 1.2 वर्जन में आया था एंड फोर्स करता है ऑल फ्लोटिंग पॉइंट्स कैलकुलेशन। फ्लोटिंग पॉइंट की जो ऑपरेशन होती है, जो कैलकुलेशन होती है, उनको फोर्स करता है कि तुम्हें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। IEEE 754 होता है। IEEE 754 एक तरीके का स्टैंडर्ड है जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। अब अगर किसी भी मेथड के आगे आपने स्ट्रिक्ट एफपी लगा दिया तो उस मेथड के अंदर जो भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, यानी डेसिमल के किस प्लेस तक जाकर के वैल्यू को देगा, वो फिक्स हो गया, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिजल्ट अक्रॉस ऑल जेवीएम इंडिपेंडेंटेशन, ठीक है, सॉरी इंप्लीमेंटेशन। तो जो जेवीएम है अलग अलग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो अगर आपने किसी मेथड के अंदर अगर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के ऊपर आपने ऑपरेशन किया है, जैसे 10/3, तो 10/3 कितना आएगा, 3.3 पॉइंट, मतलब जितना भी बढ़ते जाओ। तो अगर इस मेथड के आगे आपने स्ट्रिक्ट एफपी नहीं लिखा तो इस मेथड का जो आउटपुट मिलेगा ना, अगर आपका लिनक्स है तो कुछ अलग मिलेगा, आपका विंडोज है तो कुछ अलग मिलेगा, अगर मैक हो तो कुछ अलग मिलेगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं जावा डेवलपर, हम चाहते हैं सब जगह सेम मिले। तो हम उस मेथड को क्या बोलेंगे कि तुम्हें ये जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के अंदर कैलकुलेशन यूज कर रहे हो ना, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। उस प्रॉपर स्टैंडर्ड का नाम क्या है, IEEE 754, एक तरीके का स्टैंडर्ड है। जैसे यूनिकोड आपने पढ़ा था, कैर के लिए यूनिकोड आपने पढ़ा था, वैसे ये भी है, ठीक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए ही यूज करते हैं। तो ये मेथड लेवल पे भी यूज होता है, क्लास लेवल पे भी यूज होता है। अगर क्लास लेवल पे आपने स्ट्रिक्ट एफपी बना दिया, किसी क्लास को स्ट्रिक्ट एफपी लिख दिया, तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सब के अंदर स्ट्रिक्ट एफपी आपका बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। और उनके अंदर अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो बेसिकली अब वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, IEEE 754 को। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये होता है स्ट्रिक्ट एफपी। एप्लीकेबल टू द मेथड एंड क्लास, नॉट वेरिएबल, वेरिएबल के साथ यूज नहीं करते हैं। स्ट्रिक्ट एफपी मेथड अगर मेथड के साथ आपने यूज किया तो फ्लोट डबल ऑपरेशन जो होता है फॉलो करता है हमेशा इस स्टैंडर्ड को। अगर स्ट्रिक्ट एफपी को आपने क्लास के साथ लगाया तो एवरी कंक्रीट मेथड, जितने भी मेथड होते हैं वो सारे के सारे फॉलो करेंगे इसी स्टैंडर्ड को। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट एफपी दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, हम मेथड की बॉडी नहीं देंगे। स्ट्रिक्ट एफपी क्या कहता है, हम जो ऑपरेशन यूज हो रहा है मेथड के अंदर, अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, IEEE 754। तो स्ट्रिक्ट एफपी क्या कह रहा है, मेथड के अंदर जो बॉडी लग रही है उसके ऊपर रूल बता रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, हम मेथड की बॉडी नहीं देंगे। अगर दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, बॉडी देने ही नहीं देंगे। वो क्या कर रहे हैं, मेथड के अंदर जो बॉडी उसके ऊपर हम कुछ आपके टर्म्स कंडीशन दे रहे हैं, तो दोनों एक साथ यूज नहीं किया जा सकते।
मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब क्या, हाँ बताओ सर। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं। अगर क्लास नहीं ले पा रही हो या लेट हो रहा है तो आप जा सकते हो। एक चीज़ और, ये 3 दिन बाद क्लास लाइव चलेगी, है ना। मैं कल घर जा रहा हूँ, आज रात में ही शायद जाने वाला हूँ, तो कल परसों एंड उसके बाद शायद मुझे लगा थर्सडे जो भी डे है, तो ये 3 दिन क्लास आपकी नहीं ऐसे चलेगी। मैं ट्राई करूँगा जब भी मुझे टाइम मौका मिला तो मैं 7 बजे के आसपास आपकी JDBC की क्लास रिकॉर्ड करके इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। 1 या 1.5 घंटे की होगी। JDBC में ट्राई करूंगा 3 से 4 दिन के अंदर उस लेवल का हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है JDBC की वजह से। थोड़ा जो बेसिक SQL है वो कवर कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे तो JDBC आपका कंप्लीट हो जाएगा। JDBC में पढ़ा लूंगा, मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया, JDBC संभालने लायक, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके बाद जो टॉपिक छूटा उसको मैं छोड़ूंगा। मल्टी थ्रेडिंग हो गया नहीं छोड़ूंगा, कलेक्शन हो गया नहीं छोड़ूंगा भाई, स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए 3 दिन जो गैप हो रहा है, मैं एक काम करूंगा कि इसके बीच में JDBC की आपकी क्लास ले लूँ, ताकि जिन भी बच्चों ने प्रोजेक्ट अपना बनाया उसको बहुत अच्छे से वो बना सके, यूज कर सके, रुकना ना पड़े उनको, ठीक है। तो उसके अंदर जो बेसिक SQL हमें कवर करना होगा हम वो भी कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना। खैर ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते हैं। रीजन हमने पहले ही बता दिया, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इन दोनों को क्लास के साथ भी नहीं लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बने उसके मेथड के अंदर बॉडी कहां से आएगी भाई, और मेथड की बॉडी है तो फिर उसको यूज कहां किया जाएगा। STP क्या कर रहा है, मेथड के अंदर जो बॉडी है उसके ऊपर वो बता रहा है कि इस फॉर्मेट को यूज करना है, इस स्टैंडर्ड को यूज करना है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के लिए ऑपरेशन करते टाइम। एब्स्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, हम बॉडी नहीं देंगे, हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने देंगे। तो इन दोनों को ना तो मेथड लेवल पे यूज कर सकते हो ना क्लास लेवल पे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेटिव और स्ट्रिक्ट FP को भी यूज नहीं कर सकते हो। नेटिव क्यों नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि नेटिव जो मेथड होता है ओल्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, C++ में लिखा गया, कहीं और इसका एग्जीक्यूशन लिखा गया है, बेसिकली इंप्लीमेंटेशन कहीं और लिखा गया है। और आप अब स्ट्रिक्ट FP अगर उसको बना दिए तो जरूरी नहीं है कि जहां पे उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन लिखी गई पुराने टाइम पे पुराने लैंग्वेज में वहां पे सपोर्ट कर रहा हो IEEE 754 स्टैंडर्ड को, तो ये भी आप वैलिड नहीं है। किसी मेथड को नेटिव और स्ट्रिक्ट FP एक साथ नहीं बना सकते हो, किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट FP एक साथ नहीं बना सकते हो, किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट FP नहीं बना सकते हो एक साथ। क्यों, समझ में आया क्या? चलो अब ऊपर बढ़ते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल बना सकते हो क्या एक साथ? नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, क्या कहता है, अगर किसी मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो वो क्या कहता है, हम मेथड की बॉडी देने ही नहीं देंगे। और अगर उस मेथड को आपने उसी टाइम पे फाइनल बना दिया, वो क्या बोलता है, हम मेथड की बॉडी यहीं देंगे, इसका चाइल्ड अब ओवरराइड कर ही नहीं सकता। तो फाइनल क्या कह रहा है, मेथड की बॉडी यहीं दो, इसका चाइल्ड ओवरराइड नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, मेथड की बॉडी यहां मत दो, चाइल्ड ओवरराइड करेगा। दोनों एक दूसरे को कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इन दोनों को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कहां पे, क्लास लेवल पे नहीं यूज कर सकते हो और कहां, मेथड लेवल पे, दोनों जगह यूज नहीं कर सकते हो। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इन दोनों को भी यूज नहीं कर सकते हो साथ में। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? देखो लिखा भी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो क्या, स्टैटिक मेथड जो होता है वो क्या होता है, क्लास लेवल एसोसिएटेड होता है, और स्टैटिक मेथड पूरे क्लास के लिए सेम रहने वाला है। तो ज्यादातर केस में यही देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी होती है, क्योंकि चाइल्ड से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो है, पूरे क्लास से रिलेटेड है, तो भाई क्लास के अंदर ही दो ना स्टैटिक मेथड को बॉडी। तो स्टैटिक मेथड की बॉडी वहीं दी जाती है क्योंकि वो पूरे क्लास से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो चाइल्ड अब जाए स्टैटिक मेथड को बॉडी दे, होता ही नहीं है। हमने आपको पढ़ाया भी था, मेथड हाइडिंग पढ़ाया था, याद है, ओवरराइडिंग का लास्ट वाला केस। अगर पेरेंट क्लास के पास कोई मेथड स्टैटिक है, चाइल्ड क्लास के पास भी स्टैटिक है, तो वहां ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है, चाइल्ड अपना खुद का बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो स्टैटिक मेथड होता है उसकी बॉडी वहीं होती है, इंप्लीमेंटेशन वहीं होती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है, मेथड की बॉडी हम देने नहीं देंगे। तो इन दोनों को भी एक साथ नहीं लगा सकते। दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक्रोनाइज हम बताएंगे जब भी किसी शेयर्ड रिसोर्स को बहुत सारे थ्रेड एक साथ यूज करना चाह रहे हो या एक्सेस कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उस मेथड को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज बना देते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा इनकंसिस्ट ना होने पाए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर मान लो तुम्हारे पास एक अकाउंट है, उसी अकाउंट में मान लो तुम्हारे पास एक बैंक का अकाउंट है, अब तुमने बहुत सारे क्लाइंट बना लिए, बहुत सारे मीडियम बना लिया उस बैंक से ट्रांजेक्शन करने के लिए, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अकाउंट सब एक ही से एसोसिएटेड है, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, आपका जो भी एटीएम हो, जो भी मन करे। मान लो आपके पास बैलेंस कितना है, 5000, और आपने फोन पे, गूगल पे और आपका पेटीएम तीनों को अलग अलग मोबाइल में एक ही साथ खोल लिया, और तीनों में से एक ही साथ बैलेंस निकालने पहुंच गए।
अब अगर सबने 5,000 निकाल लिया और 5,000 के पास था ही, लॉजिक तो लिखा होगा कि जितना निकालने जा रहे हो वो देखो करंट में जो बैलेंस है उसके कम है या बराबर है तो निकालो, नहीं तो बोल दे इनसफिशिएंट अमाउंट। ऐसा तो लॉजिक होगा ना। तो तीनों लोग एक ही साथ निकालने पहुंच गए हैं, तीनों लोग एक रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। अब अगर मान लो अगर तुमने उस रिसोर्स को जहां लॉजिक लिखा है विड्रॉ मेथड को, अगर तुमने सिंक्रोनाइज नहीं बनाया है, लॉकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, तो तीनों लोग एक साथ पैसे निकालने पहुंच जाएंगे। तीनों को क्या दिखेगा, करंट बैलेंस 5,000, तीनों लोग एक ही साथ निकाल लिए। लो अब 15,000 निकल गया और पता है आपके पास कितना आ जाएगा, -10,000। अकाउंट में -10,000 हो गया, आपके तीनों के पास निकल गया 15,000। तो ये तो हमारी डेटा इनकंसिस्ट हो जा रही है ना। तो इसीलिए डेटा इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए शेयर्ड रिसोर्स जहां हम यूज करते हैं उस मेथड को हम सिंक्रोनाइज बना देते हैं, और जब मेथड को सिंक्रोनाइज बनाते हैं मेथड की लॉजिक को लिखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, मेथड की लॉजिक यहाँ लिखना नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को भी एक साथ नहीं यूज कर सकते। ये इंटरव्यू का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट नेटिव एक बार पहले ही हम बात कर चुके हैं। अच्छा स्ट्रिक्ट के साथ हमने बात किया था, एब्स्ट्रैक्ट के साथ देख लो। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कि हम मेथड की बॉडी हाथ देंगे ही नहीं। नेटिव क्या कहता है, मेथड की बॉडी देनी ही नहीं है, पहले से दी जा चुकी है। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, इसकी मेथड की बॉडी हमारी चाइल्ड देगा। नेटिव क्या कहता है, ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसलिए दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, ये भी आप यूज नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट और प्राइवेट भी यूज नहीं कर सकते हो। किसी मेथड को अगर आपने प्राइवेट बना दिया तो उस क्लास के बाहर तो उसके चाइल्ड में अवेलेबल ही नहीं होता ना। तो जब चाइल्ड के पास वो मेथड अवेलेबल नहीं होगा और उस मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो चाइल्ड कैसे उसको ओवरराइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, चाइल्ड उसको ओवरराइड करेगा। प्राइवेट क्या कर रहा है, चाइल्ड को हम देंगे ही नहीं। लो हो गया फिर कंफ्लिक्ट। तो ये भी यूज नहीं कर सकते हो। अब क्या चीजें कहाँ यूज कर सकते हो, देखो जरा यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट एफपी को आप यूज कर पाते हो कहाँ पे, क्लास लेवल पे, मेथड लेवल पे नहीं, क्लास लेवल पे। अगर कोई क्लास आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसके पास बहुत सारे मेथड ऐसे हो सकते हैं जो कंक्रीट हो सकते हैं ना। कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जो कंक्रीट हो, मेथड के बॉडी के साथ हो, और हो सकता है उस मेथड के बॉडी के अंदर आपका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स वाला ऑपरेशन कैलकुलेशन हो। तो अगर क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड हो सकते हैं जो कंक्रीट हो, इंप्लीमेंटेशन के साथ हो, लेकिन वो मेथड जो है वो आपका स्ट्रिक्ट एफपी बन जाएगा। अब उसके अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स पे, वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, IEEE 754 स्टैंडर्ड को। मतलब एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक कह सकते हो कि ठीक है 5 या 6 या 8 प्लेस तक ही वैल्यू देगा, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको कवर किया। इनहेरिटेंस देख लो और राइडिंग, ठीक है मैंने जल्दी से कवर किया है भाई। एफपी भी हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है मुझसे, फाइनल हो गया, नेटिव हो गया, टांजेंट्स हो गया, ठीक है यहाँ तक तो नहीं ठीक है। एक चीज मुझसे छूट रहा है जो हम बता दे रहे हैं, ये फाइनल तो हो गया, प्रैक्टिस भी हमने कर लिया, बहुत अच्छे से किया। स्टैटिक मॉडिफायर, जब आपको मैंने वेरिएबल बताया था उसी टाइम पे हो गया था। वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक होता है, नॉन स्टैटिक होता है, और क्या होता है, लोकल होता है। अगर हमारे जो वेरिएबल होते हैं क्लास लेवल होते हैं, क्लास के लिए पूरे सेम होते हैं। अगर हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, क्लास से एसोसिएटेड होती है, पूरे क्लास के लिए सेम होती है, तो उस वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। क्लास के अंदर कहीं भी बनाओ, किसी मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के बाहर, कैसे लिखोगे आप, वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा लो, और किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले अगर आपने स्टैटिक लगा लिया तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पूरे क्लास के लिए सेम रहने वाली है। और उस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलेगी, जेवीएम के अंदर मेथड एरिया में, या फिर कॉमन एरिया में, या तो क्लास एरिया में। कितनी बार, एक बार। कब, जब आपका क्लास लोड होगा। कब डिस्ट्रॉय होगी, जब क्लास अनलोड होगा जेवीएम से। ये बात समझ में आ चुकी थी, ठीक है चलो ये भी कंप्लीट हुआ। अब क्या है, ट्रांजिएंट्स देख लो जरा। अगर हम, सिंपल सी बात है, हमारी जावा की कोई जो ऑब्जेक्ट होती है, अगर उसको हम नेटवर्क पे ट्रेवल कराना चाह रहे हैं या डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो जो जावा का ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, हमारे जेवीएम के अंदर। जेवीएम के अंदर जावा का ऑब्जेक्ट चलता है, लेकिन नेटवर्क पे ऑब्जेक्ट थोड़ी चलता है, डेटाबेस में थोड़ी ऑब्जेक्ट चलता है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जावा के ऑब्जेक्ट को अपने जेवीएम से निकालना पड़ता है और नेटवर्क पे ट्रेवल कर पाने लायक कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे फॉर्मेट में। तो हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमें अपने जेवीएम के अंदर से ऑब्जेक्ट को निकालना है, कहीं ट्रेवल कराना है नेटवर्क पे, या डेटाबेस में लेके जाना है, या कुछ भी करना है, तो हमें क्या है करना पड़ेगा, हमें अपने जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से कहाँ पे, बाइट स्ट्रीम फॉर्मेट में, ताकि वो नेटवर्क पे ट्रेवल कर सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। जावा के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में चेंज करने को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। और किस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकते हो नहीं कर सकते हो डिपेंड करता है। जिस भी ऑब्जेक्ट के क्लास ने अपने आप को सीरियलाइज
सीरियलाइजेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट किया होगा केवल और केवल उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया जा सकता है, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से बाइट स्ट्रीम में चेंज किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? सीरियलाइजेबल एक तरीके का इंटरफेस है java.lang पैकेज के अंदर। अगर हम चाहते हैं हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो भी सीरियलाइज किया जा सके, ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में चेंज किया जा सके, तो हमें अपने उस क्लास को इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा किससे? सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। मेरी बात समझ में आ रही क्या? है, ठीक है। अब क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करते हो बाइट स्ट्रीम में, तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है वो भी कन्वर्ट होती है। अगर आप चाह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वेरिएबल का उसको आप कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो उस वेरिएबल को आप ट्रांजिएंट्स बना दोगे। तो ट्रांजिएंट्स एक तरीके का कीवर्ड, एक तरीके का मॉडिफायर है जो केवल और केवल वेरिएबल लेवल पे लगता है। किसी वेरिएबल को अगर आपने ट्रांजिएंट बना दिया तो उस ऑब्जेक्ट को जब कन्वर्ट किया जा रहा होगा, सीरियलाइज किया जा रहा होगा ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में, तो उस वेरिएबल की वैल्यू डिफॉल्ट रखी जाएगी, उस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू कन्वर्ट होगी ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? बहुत बार ऐसा केस देखने को मिलता है। एक चीज और है, अगर किसी वेरिएबल को आपने फाइनल बना दिया तो मस्ट है कि उस वेरिएबल, यानी वेरिएबल का मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपने फाइनल बना दिया है तो मस्ट है सीरियलाइजेशन के टाइम पर उस वेरिएबल की वैल्यू सीरियलाइज होगी ही, कन्वर्ट होगी ही होगी, भले ही आप उसको ट्रांजिएंट भी क्यों ना बना लो। वहां पे ट्रांजिएंट आपका काम नहीं करेगा, डोमिनेंट कर देगा क्या? फाइनल। फाइनल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि भाई इसकी वैल्यू फाइनली चेंज नहीं की जा सकती, तो उस वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत है और उसको सीरियलाइज किया जाएगा। भले आप उसको साथ में बोल रहे हो भाई ये ट्रांजिएंट है, फर्क नहीं पड़ता, अगर फाइनल है तो ट्रांजिएंट को कोई मतलब नहीं है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वेरिएबल को आपने स्टैटिक बनाया है तो वो ऑब्जेक्ट लेवल एसोसिएट है ही नहीं, वो पूरे क्लास के लिए सेम है। और सीरियलाइजेशन के केस में केवल ऑब्जेक्ट लेवल जो कंपोनेंट होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना बाइट स्ट्रीम में, न कि क्लास को। तो क्लास लेवल अगर कोई वेरिएबल है या मेथड है, मैं वेरिएबल की बात कर लेता हूं, अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो कभी भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा बाइट स्ट्रीम में, सीरियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वहां पे ट्रांजिएंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी कुछ मैंने केस बताया सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैंने लिखा हुआ है, जो भी मैंने बताया सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक सबसे अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं, बस ये लास्ट वाला पेज है। सारे मॉडिफायर को मैंने एक जगह रख दिया, कहाँ यूज कर सकते कहाँ नहीं कर सकते ये है, ठीक है। मॉडिफायर्स के रूल्स भी हैं। अब जो आपके क्लास थे टॉप लेवल पे मैंने बताया था कि आपका क्लास क्या हो सकता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या तो स्ट्रिक्ट एक्टिव हो सकता है, या तो फाइनल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने बताया था ना, क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। तो ये मैंने बताया था कि आप क्लास के ऊपर लगा सकते हो, आपकी क्लास प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, डिफॉल्ट भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। लेकिन कब? जब वो क्लास आपकी इनर क्लास हो। एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास बना रहे हो तो जो दूसरी क्लास पहले क्लास के अंदर है उसको बोलते हैं इनर क्लास, और बाहरी वाली क्लास जिसके अंदर बनाया गया उसको बोलते हैं आउटर क्लास। तो वो जो रूल अभी तक हमने बताया क्लास लेवल मॉडिफायर, ठीक है, वो किसके लिए था? आउटर क्लास के लिए था। इनर क्लास के लिए आप अपने इनर क्लास को, क्योंकि वो क्लास का एक मेंबर ही तो हो गया, तो मेंबर लेवल पे जो मॉडिफायर चलता है वो यहाँ भी चलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझसे छूट रह गई वो है आपका प्रोटेक्टेड। देख लो जरा, पब्लिक, उसके बाद क्या होता है प्रोटेक्टेड, उसके बाद क्या होता है डिफॉल्ट, उसके बाद क्या होता है प्राइवेट। ये एक्सेसिबिलिटी के डिक्रीज ऑर्डर में हमने लिखा है ना। सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी किसकी होती है? पब्लिक की। उससे कम किसकी होती है? प्रोटेक्टेड की। अब प्रोटेक्टेड की कहां तक होती है देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास अपने आप को प्रोटेक्टेड बना के रखा है, प्रोटेक्टेड एक मॉडिफायर अगर डिक्लेयर कर लिया, जैसे पब्लिक बनता था वैसे प्रोटेक्टेड बन गया, तो वो जो प्रोटेक्टेड क्लास है सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी या सेम फोल्डर के अंदर तो एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफॉल्ट की सारी चीजें उसके पास है, यानी सेम या करंट वर्किंग डायरेक्टरी या सेम फोल्डर के अंदर एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी अलग फोल्डर के अंदर आप एक्सेस करना चाह रहे हो किसी प्रोटेक्टेड क्लास को, तो वहां पे दूसरे क्लास के अंदर वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, वो अपने चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक कोई क्लास है जिसने अपने आप को क्या बना लिया है? प्रोटेक्टेड। तो जिस भी फोल्डर में बना है उस फोल्डर के अंदर कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस फोल्डर के बाद कहीं और फोल्डर में आप एक्सेस करना चाह रहे हो
तो मस्ट है कि जहां आप यूज करो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अवेलेबल आप इंपोर्ट करके कर सकते हो लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए किसी दूसरे क्लास को लिखना पड़ेगा, उसको उसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा। किसका? प्रोटेक्टेड क्लास का। वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम सेम फोल्डर के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो मत बनाओ, अगर दूसरे पैकेज के अंदर चाइल्ड को भी यूज करना चाहो तो पब्लिक बनाओ। नहीं देखो, एक क्लास एक फोल्डर है बेसिकली, उस फोल्डर के अंदर हमने सिंपल सा एक प्रोटेक्टेड क्लास बनाया, उसके पास एक मेथड है गेट मैरी, ठीक है। अब दूसरे सेम पैकेज के अंदर तो यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट वाली सारी प्रॉपर्टी फंक्शनलिटी होती है। अब दूसरे पैकेज के अंदर अगर हमें इसको यूज करना पड़ रहा है, किसको? प्रोटेक्टेड को दूसरे पैकेज के अंदर यूज करना है, ठीक है। ये पब्लिक नहीं क्या, प्रोटेक्टेड है, तो दूसरे पैकेज के अंदर आप इसको इंपोर्ट तो कर लेते हो, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली उस क्लास का नेम लिख करके, मान लो कोई स्टैटिक मेथड है गेट मैरी, तो क्लास का नेम जो प्रोटेक्टेड है डॉट गेट मैरी नहीं कर सकते हो, वो क्या बोलेगा? ये प्रोटेक्टेड है। तो कैसे कर पाओगे? जहां पे आप यूज करना चाह रहे हो वहां पे एक दूसरी क्लास कोई बना लो और उस क्लास को एक्सटेंड करवा लो, किससे? अपने उस प्रोटेक्टेड क्लास से। अब वो जो आपका चाइल्ड क्लास है वो आपके उस प्रोटेक्टेड क्लास की सारी प्रॉपर्टी फंक्शनलिटी पा गया, और अब क्या करो? उसी चाइल्ड क्लास के ऊपर उसको कॉल कर लो मेथड को, जो आप प्रोटेक्टेड क्लास के चाहते थे। तो सेम फोल्डर के अंदर प्रोटेक्टेड क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। आउटसाइड ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो प्रोटेक्टेड क्लास होता है, ये केवल चाइल्ड के रेफरेंस पे ही एक्सेसिबल होता है, चाइल्ड के रेफरेंस पे एक्सेसिबल होता है, चाइल्ड के रेफरेंस पे आप उसको कॉल कर पाते हो, और कुछ नहीं बचा गाइस, इससे ज्यादा कुछ। हाँ, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अभी समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें ये होता है क्या है कि अगर एक वेरिएबल है, उसको बहुत सारे लोग, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं साथ में, तो कई बार क्या होता है? कैश मेमोरी का इशू आता है। जैसे मान लो कोई एक वेरिएबल सिंपल से हमने बोला स्टैटिक काउंट, उसके बाद हमने बोल दिया कुछ वैल्यू अभी 0 है, और 2-3 थ्रेड है बेसिकली, 2-3 जगह हमने लॉजिक लिखा या 2-3 हमने लूप लगा लिया, ऐसा समझो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहीं पे प्री इंक्रीमेंट यूज किया, कहीं पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, तो ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली कैश मेमोरी बना के वहीं से वैल्यू को लेते रहते हैं। एक बंदे ने गया वहाँ पे वैल्यू 0 से 1 कर दिया, दूसरा गया 1 से 2 किया। अब बेसिकली मान लो अगर हमने लूप लगाया 1 से 2 हुआ, तो वो लोकल में एक कैश मेमोरी बना लेते हैं और वहीं से वैल्यू को एक्सेस करने लगते हैं। दूसरा कोई जाके उसको चेंज कर रहा है, ये उसको नहीं देख रहा है, बस अपना चेंजिंग देख रहा है कि भाई हमने क्या चेंज किया, दूसरा कोई और चेंज करके जा रहा है। तो ये अगर वोलेटाइल नहीं बनाते हो तो वहां दिक्कत आती है। अगर किसी वेरिएबल को आपने वोलेटाइल बना लिया तो क्या होगा? अब हर बार कोई भी उसको एक्सेस कर रहा हो कहीं से भी, मस्ट है कि वैल्यू रीड करने के लिए वहीं जाएगा, अपने कैश मेमोरी पे डिपेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक तो एटोमिसिटी होती है। एटोमिसिटी का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा, हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया, वैल्यू पहले मतलब पहले हमारा वैल्यू वहां से रीड हुआ, ऐड हुआ, वैल्यू हमने यूज किया। पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, पहले वैल्यू वहां से रीड होके आ गई, उसकी वैल्यू में एक एड ऑन हो गई, जैसे प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस क्यू हो गया या क्यू प्लस प्लस हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। तो एटोमिसिटी का मतलब हमने यहाँ पे कुछ काम किया, वो वैल्यू वहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से हो पाता है अगर मल्टीपल लोग एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही क्या? दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे चीजें बेसिकली जितनी बार भी आपको जरूरत पड़ती है डेटा को रीड करने के लिए, तो आप कैश मेमोरी से रीड नहीं करते हो, आप डायरेक्टली जाते हो वहीं से एक्चुअल मेमोरी से, मेन मेमोरी से वैल्यू को लेकर के आते हो, अपडेटेड वैल्यू क्या है, तो डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वोलेटाइल को यूज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे के सारे चीजों को कवर किया है गाइस। मॉडिफायर रूल्स देख सकते हो आप, इनर क्लास, एक्स्ट्रा मॉडिफायर। इनर क्लास जो होते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफायर भी हम यूज कर सकते हैं। नॉट अलाउड फॉर आउटर क्लास, आउटर क्लास को हम प्राइवेट नहीं बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, स्टैटिक नहीं बना सकते, लेकिन इनर क्लास को तो बना सकते हैं क्योंकि इनर क्लास एक तरीके का मेंबर है, तो वो हो सकता है क्लास लेवल मेंबर हो या हो सकता है ऑब्जेक्ट लेवल हो, स्टैटिक से बना लो। प्रोटेक्टेड का मतलब उसको कहाँ एक्सेस करना चाह रहे हो, प्राइवेट मतलब उसको अपने क्लास के बाहर यूज नहीं करना चाह रहे हो। अगर आउटर क्लास को आपने प्राइवेट बना लिया तो भाई उसको एक्सेस कहाँ करोगे? क्लास के अंदर जो चीजें हैं उसी को तो प्राइवेट बनाते हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ओनली मॉडिफायर्स फॉर लोकल वेरिएबल हम पहले से डिस्कस कर चुके थे। लोकल में जो आपका वो होता है वेरिएबल्स, उसको केवल और केवल फाइनल बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसको ना तो आप प्राइवेट बना सकते हो, स्टैटिक कुछ भी नहीं बना सकते हो। ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर नेटिव सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, खैर ठीक है। सारा कुछ गाइस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड है। विच मॉडिफायर आर अलाउड फॉर टॉप लेवल क्लासेस? क्यों? इसका जवाब आप अब दे पा रहे होगे, है ना? इसका जवाब आप अब दे पा रहे होगे बड़े आराम से। कैन ए क्लास बी डिक्लेयर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और स्टैटिक? क्या एक क्लास को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक बना सकते हो?
अगर बात करो टॉप लेवल को तो नहीं, मतलब आउटर क्लास को तो नहीं, इनर क्लास को हाँ बिल्कुल, ठीक है। इज एवरी मेथड इन अ फाइनल क्लास इम्प्लिसिटली फाइनल, क्या फाइनल क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड फाइनल होते हैं? अरे नहीं भाई, किसने बोल दिया? फाइनल क्लास का मतलब ये होता है उसका चाइल्ड नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर मेथड चाहे जैसे हो चलेगा, फाइनल भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। इज हो गया। कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड कंक्रीट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? रीजन आपने देख लिया। कैन अ फाइनल क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या एक फाइनल क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रख सकता है? बताओ ना। नहीं, क्यों नहीं रख सकता है? फाइनल क्लास क्या बोल रहा है कि हमारा चाइल्ड नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि वो चाइल्ड बनेगा तभी काम होगा, ठीक है। चलो, अच्छा लगा जान के, आंसर मिल रहा है। इज नेटिव मेथड ओवरराइडेबल और ओवरलोडेबल, क्या नेटिव मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते हो? करो ना। अगर आपने किया कैसे, इनहेरिटेंस का यूज करके किया, आपने ओवरराइडिंग किया, ओवरलोडिंग किया, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मैच कर रहा हो तो वहां से कॉल होगा, नहीं मैच कर रहा हो तो वहां से नहीं कॉल होगा। बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। व्हाट इज द ओनली मॉडिफायर फॉर लोकल वेरिएबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकल वेरिएबल को केवल और केवल फाइनल बना सकते हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। डज ट्रांजिएंट्स अफेक्ट स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स, हम बात कर चुके हैं। फाइनल कोई वेरिएबल है तो वो क्या करेगा? सीरियलाइजेशन के दौरान पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, और अगर स्टैटिक है तो कभी नहीं करेगा। स्टैटिक है तो कभी नहीं करेगा, फाइनल है तो हमेशा करेगा। तो स्टैटिक या फाइनल मॉडिफायर के साथ ट्रांजिएंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर फाइनल है तो ट्रांजिएंट लिखने का कोई मतलब नहीं, वो फाइनल है तो वो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। अगर स्टैटिक है तो ट्रांजिएंट लिखने का मतलब ही नहीं, वो ऐसे भी नहीं कर रहा था, क्यों जबरदस्ती बोल रहे हो उसको? तो इसके साथ कोई मतलब नहीं है। और भी कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पे आपको दिया है। एट मोस्ट वन पब्लिक क्लास डॉट पर जावा फाइल, हमने पहले ही बता चुका है कि हम फॉलो क्या करते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड। अपने जावा की सोर्स फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास लिखते हैं और ट्राई यही करते हैं एक सोर्स फाइल के अंदर केवल एक ही पब्लिक क्लास हम लिखें, ठीक है। फाइल नेम मस्ट मैच द पब्लिक क्लास नेम, इससे थोड़ा एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। एक सोर्स फाइल के अंदर एक ही क्लास रखो, उसको पब्लिक बना के रखो, तो आपके सोर्स फाइल का नेम और पब्लिक क्लास का नेम सेम रहेगा, तो डॉट क्लास फाइल भी सेम बनने वाली है। बड़े आराम से आप उसको कंपाइल करो, एग्जीक्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लिसिट जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है वो आप प्रीफेयर करोगे, ज़्यादा आप क्या करोगे, प्रीफेयर रखोगे। मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करना। बहुत सारी चीज़ों को क्यों लेके आना भाई, एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, बट हमें एक ही दो को यूज करना है, तो एक्सप्लिसिटली उसको लाओ ना। अगर इम्प्लिसिट आपने यूज किया तो सारे के सारे मुंह उठा के आ जाएंगे, कंपाइलेशन टाइम पे आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। ओवर वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट का मतलब ये इम्प्लिसिट की बात कर रहा है, स्टार की बात कर रहा है। java.lang एंड द डिफॉल्ट पैकेज आर ऑटो इंपोर्टेड, जो पहले बात हो चुकी है। java.lang पैकेज के अंदर जो भी कुछ है वो सारा कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसको डिफॉल्ट पैकेज भी बोल रहे हो आप, उसके अंदर भी जो भी कुछ चीजें सारी की सारी ऑलरेडी अवेलेबल है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट नॉन कमेंटेड लाइन, ऑलरेडी बात हो चुकी है। टॉप लेवल क्लास मॉडिफायर, पब्लिक हो सकता है आपका आउटर क्लास, डिफॉल्ट हो सकता है, फाइनल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, शीट एफपी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारा का सारा एक ही चीज हमने अच्छे से प्रैक्टिस के साथ देखा है। एब्स्ट्रैक्ट जो है फाइनल के साथ, स्टैटिक के साथ, नेटिव के साथ, सिंक्रोनाइज के साथ, प्राइवेट के साथ, शीट एफपी के साथ यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हमने एक एक चीज को, केस को देखा है। जब भी कोई कभी से पूछे, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको बस समझना है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब जो भी आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, क्या दोनों एक साथ में कंपेटेबल हैं, अगर हैं तो डन, नहीं हो तो सीधे मना कर दो। फाइनल इंस्टांस स्टैटिक, उसके बाद हमने देखा वार्स। अच्छा, वार्स मतलब ये इन सब में कंपेयर हमने करके देखा है एक टेबल के अंदर। जो फाइनल है, इंस्टांस मतलब क्या है आपका, नॉन स्टैटिक की बात कर रहा है, स्टैटिक कह रहा है वेरिएबल्स, है ना, नीड एक्सप्लिसिटली इनिट लोकल, वही हो रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल्स में, ठीक है। कब किसको फाइनल बनाना है, कब इंस्टांस बनाना है, कब वैल्यू देना है, कब नहीं देना है, जो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। ओनली द फाइनल मॉडिफायर इज अलाउड फॉर लोकल वेरिएबल, गुड, सही है, पहले हो चुका है। नेटिव ब्रेक्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसीज, सो ट्रांजिएंट्स प्रिवेंट सिरियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, बड़ा सिंपल सा बात है। नेटिव जो लैंग्वेज का कोई मेथड है, अगर वो नेटिव मेथड है तो C++ में लिखा गया है, अब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड है भाई, तो जो नेटिव चीज है वो ब्रेक कर रहा है किसको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को, और जो ट्रांजिएंट्स है वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट्स सिरियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं।
नेटिव जो आपकी कीवर्ड है वो आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की जो फीचर है जावा की उसको ब्रेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेटिव मेथड के अंदर की जो एक आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है वो ओल्ड लैंग्वेज में पहले लिखी जा चुकी है, C++ में, वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होती है, जावा तो नहीं होती। तो नेटिव को यूज करो, इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का जो फीचर उसको आप खो रहे हो। और जो ट्रांजिएंट्स होता है इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट्स प्रिवेंट द सीरियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल। वो क्या कर रहा है? आपके वेरिएबल्स यानी आपके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के दौरान आपके वेरिएबल को सीरियलाइज होने से रोक रहा है। डॉट मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से बाइट स्ट्रीम में चेंज होने से पहले आपके ऑब्जेक्ट के जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसको आपने क्या बनाया ट्रांजिएंट्स, वो अब कन्वर्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी नॉन स्टैटिक या ट्रांजिट वेरिएबल की वैल्यू ढूंढोगे तो एग्जैक्टली मिलेगा। अगर आपने उस वेरिएबल को ट्रांजिएंट बना दिया और उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, सीरियलाइज कर दिया, दोबारा उसको डिसीरियलाइज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में लेकर क्या आ रहे हो, तो उस वेरिएबल की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जब सीरियलाइज हो रहा था तो ट्रांजिएंट वेरिएबल जो था वो पार्टिसिपेट लिया ही नहीं, तो उस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे गई। और जब दोबारा उसको आप बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट में डिसीरियलाइज करोगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो ट्रांजिएंट वेरिएबल थी उसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। इतना ही था गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। 2-3 दिन का जो गैप है मैं ट्राई करूंगा JDBC का आपके लिए रिकॉर्डिंग करूं और 7:30 के आसपास ही आपको प्रोवाइड करूं, आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ट्राई करूंगा ये जो क्लास होगी ना, हो सकता है 2 घंटे की हो सकता है 1.5 घंटे की हो सकता है 2.5 घंटे की भी हो, क्योंकि ये क्लास मैं रिकॉर्ड करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। मैं ट्राई करूंगा लाइव आपको मतलब आपको ये क्लास का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो प्रोवाइड करूँ 7:30 के आसपास, ताकि आप इजिली इसी टाइम पे देख सको, कोई दिक्कत ना हो, आपको पता भी नहीं चले कि गैप हो रहा है। ये मैं अभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ, घर पे होने के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड करूंगा। इस आज के इतना रखते हैं, कुछ भी अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चैनल पे लेके आते रहेंगे, JDBC भी और भी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए